90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो रही हैं। देखा जाए तो इस वक्त बराबर की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन एक थर्ड फ्रंट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। उस थर्ड फ्रंट के तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ गठबंधन में तो शामिल नहीं, लेकिन बड़े राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। तमाम 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के दाव पेश किए जा रही हैं। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके सुप्रीमो के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के बड़े चेहरे वो शामिल है, और उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि अब बीएसपी और आईएनएलडी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन गई है और सीट आवंटन को लेकर आगामी वक्त में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी क्या वाकई में उस परिस्थिति में दिखाई दे रही है कि हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई जाए और तीसरी बार सत्ता में यहाँ अपना कब्जा कर लिया जाए, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा का मैदान छोड़ना पड़ेगा। तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, आपका स्वागत है। अमन सर, कैसे देखते हैं एक तरफ आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एंट्री, और एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर, इस तरीके से देखते हैं क्या ये दोनों बड़े राष्ट्रीय दल बड़ा परचम लहरा पाएंगे या फिर क्षेत्रीय दल या छोटे राजनीतिक दल खेल बिगाड़ पाएंगे? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, हमने अभी लोकसभा चुनाव को देखा किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के सामने आमने सामने की टक्कर रही, और वहां पर तीसरा कोई भी फ्रंट बनता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ तक कि जो लोकल पार्टियां हुई थी दिनेश जी, उनका वोट शेयर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ना के बराबर रहा। तो आप ये मानकर चलिए कि हरियाणा में एक तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी सीधी टक्कर है। अब यहाँ पर चाहे इनेलो के साथ में आप बात कर लीजिए, चाहे बीएसपी की बात कर लीजिए, चाहे जेजेपी की बात कर लीजिए, ये भले ही वोट काटने की एक कह सकते हैं कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर मुख्य मुकाबले की बात आप करेंगे तो इस बार पूरी तरह से तय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है। और देखिए, जेजेपी जिसको पिछली बार 10 सीटें मिली और जिस तरह से बीजेपी के साथ वो चली गई और बीजेपी के खिलाफ ही पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा था, ऐसे में देखिए अपनी इमेज भी कहीं ना कहीं एक अलग तरह से जनता के सामने प्रस्तुत होती है कि भाई आप सत्ता के लिए क्या वो समझौते भी कर सकते हो जो आपको नहीं करने चाहिए, जिसके खिलाफ आपने चुनाव पूरा अभियान किया, चुनाव लड़ा, उन्हीं के साथ में जाकर आपने हाथ मिला लिया। 4.5 साल तक आप सरकार में भी रहे। अब आप कहते हो कि भाई बीजेपी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, बीजेपी की राजनीति अच्छी नहीं है, और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई प्रदेश के लिए वो कोई बहुत बेहतर नहीं रही। तो कहने का मतलब यही है कि जेजेपी की भी जो स्थिति है दिनेश जी बहुत बेहतर नजर नहीं आती। इसके अलावा इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन होने की संभावना हो गई है, लगभग बन भी गया है, सीट शेयरिंग पे भी बात चल रही है, लेकिन क्या वाकई में ये जो छोटे छोटे दल हैं क्या जो बीजेपी कांग्रेस को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? चलिए इनसे उठकर अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी की अगर जो सतही हम कह सकते हैं लड़ाई की बात करें या पकड़ की बात करें, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं दिनेश जी 10 साल का लंबा कह सकते हैं सरकार का एक जो चलाने का अनुभव है वो बीजेपी के पास रहा, लेकिन वो अनुभव कोई बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने एक तरीके से ये तो नहीं कहा जाएगा बीजेपी को नकार दे, लेकिन सबक जरूर सिखा दिया अभी के हालिया के चुनाव में कि 5 सीटें बीजेपी को तो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी। कि अगर बीजेपी ने अब भी अपना कह सकते हैं काम में सुधार नहीं किया, अब भी किसानों की अनदेखी की, अब भी अगर एमएसपी के ऊपर कोई बड़ा फैसला नहीं किया, तो उनको इस बार के चुनाव में हार उनकी होती हुई नजर आएगी। और देखिए 45 सीटों पर अगर देखा जाए, आंकड़े भी अगर हम देखें तो लगभग दोनों टक्कर पर नजर आते हैं, और ये जो आंकड़े दिनेश जी बताते हैं कि बीजेपी कांग्रेस लगातार मुकाबले में बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए 10 साल लंबा एक कह सकते हैं वक्त होता है और वहां पर बीजेपी शासन करके आ रही है, तो ऐसे में लोगों को बहुत शिकायत है, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ इस बार पल्ला जो है वो झुकता हुआ दिनेश जी नजर आ जाए। जाट वोट बैंक को साधना जी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती, क्योंकि किसान आंदोलन जो कि दिल्ली बॉर्डर पर हुआ, दिल्ली की दहलीज पर किसान 13 महीने तक बैठे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार या फिर केंद्र सरकार कोई खैर खबर लेने नहीं पहुंची। लिहाजा बड़ा जाट वोट बैंक जो था वो यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ मूव होता, शिफ्ट होता हुआ नजर आया। तो अमन जी, किरण चौधरी जो कि एक बड़ा चेहरा रही है हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का, बीजेपी में शामिल हो गई है। क्या किरण चौधरी को राज्यसभा की एक सीट जो खाली हो गई वहां भेज करके
बीजेपी यहाँ पर जो है जाट वोट बैंक को साधने का प्रयास कर सकती है। देखिए बिल्कुल आपकी बात में कहीं ना कहीं सच भी है कि किरण चौधरी को जो लाया गया है उसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हुड्डा के बरक्स खड़ा करने के लिए उनको लाया गया। और देखिए कांग्रेस पार्टी भी शायद राहत की बात महसूस कर रही होगी, खासकर हुड्डा खेमा तो जरूर ये बात राहत के तौर पर ले रहा हो कि किरण चौधरी अच्छा है बीजेपी में चलेगी, क्योंकि लगातार वो शैलजा के पक्ष में न सिर्फ खड़ी हो रही थी बल्कि यहाँ तक कह रही थी कि अगर मुख्यमंत्री बनने लायक कोई सबसे बड़ा कह सकते हैं इस समय किसी के सर पे सहरा बनना चाहिए तो वो कुमारी शैलजा हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं हुड्डा लगातार नाराज भी थे। आपने देखा भी कि जब चुनाव खत्म होते तमाम जो कह सकते हैं सांसदों से मुलाकात करते लेकिन शैलजा से मुलाकात नहीं करते। इसके अलावा तमाम सीटों के ऊपर चुनाव प्रचार करते हैं लेकिन शैलजा की सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं आते। तो यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी खेमेबाजी है, गुटबाजी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह किरण चौधरी बीजेपी के तरफ उनका जो कह सकते हैं रुख हुआ है, उससे क्या वाकई में बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखिए लंबी राजनीति किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के लिए की, लगभग 40-45 साल की राजनीति, और यहाँ पर एकदम से अगर वो बीजेपी में जा रही हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम जो वोटर्स है वो उनके पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अभी उनका वो पॉलिटिकल कद भी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी की बहुत बड़ा फायदा शायद बीजेपी को होता हुआ नजर आए, क्योंकि अगर जाट वोट बैंक की बात है तो हुड्डा यहाँ पर सबसे बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं और उनका प्रभाव मुझे ऐसा लगता है कम होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, बेहद संक्षेप में जवाब चाहूंगा, दुष्यंत चौटाला की क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि 2019 का सियासी समीकरण हमने देखा जिस तरीके से किंग मेकर बनते हुए नजर आए, क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे यदि कुछ सियासी आधार बच पाता है, या फिर से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, आपने जो किसान आंदोलन का जिक्र किया था उस वक्त दुष्यंत चौटाला अपने कदम वापस खींच लेते और किसानों के हक में जाकर खड़े हो जाते और कहते कि भाई मैं किसानों का बेटा हूँ, किसानों की राजनीति करता हूँ। अगर वहां पर समर्थन लेकर अगर अपने आप को इस तरह से दिखाने का प्रयास करते कि भाई किसानों के हित के लिए मुझे पद और तमाम जो चीजें मिली हैं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, तो शायद उनका प्लस पॉइंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन देखिए उन्होंने अगर समर्थन वापस भी लिया है दिनेश जी, तो कैसे वक्त लिया है जब इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं रह गई थी और लगभग 4.5 साल तक का जो कार्यकाल है दिनेश जी वो पूरा हो गया था। तो ऐसे में जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो नहीं छोड़ पा रहा। और देखिए इसी सबब आपने देखा कि तमाम सीटों के ऊपर जो लोकसभा चुनाव थे वहाँ प्रत्याशी उन्होंने उतारे, लेकिन एक भी सीट ऐसी नहीं रही जहाँ पर जेजेपी क्या कोई भी प्रत्याशी फाइट में भी दिखाई पड़ा हो। तो कुल मिलाकर कहा यही जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला एक बड़ी, आपने सही कहा कि एक मजबूत कड़ी साबित हो सकते थे, एक मजबूत कह सकते हैं कि अपने लिए सीटों का जो की व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे माहौल को देखा और बिना सोचे समझे फैसला किया वो उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए दिग्गज नेताओं को साधने की कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा फैक्टर हो सकती है, क्योंकि दिग्गज नेताओं में यदि बात करें रामविलास शर्मा हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, अनिल विज हो या फिर राव इंद्रजीत सिंह हो, ये तमाम नेता कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के फैसलों से नाखुश नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि पार्टी के अंदरूनी कलह को देखते हुए किस तरीके से हाईकमान फैसला लेती है और क्या हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।